हेलो एवरीवन, गायत्री से वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था मौर्य साम्राज्य के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके अंतर्गत मैंने मौर्य साम्राज्य का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके शासकों के बारे में बताया था, उनकी टेरिटरीज के बारे में बताया था। उसके बाद फिर मैंने उसके इतिहास के सोर्सेज के बारे में बताया था, मतलब उनके इतिहास की जानकारी हमें किन सोर्सेज से प्राप्त होती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन की सोसाइटी, मौर्य साम्राज्य की इकोनॉमी और उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मैंने मौर्यों की उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसके साथ ही मौर्य इतिहास के स्रोतों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे मौर्य प्रशासन, उनकी आर्थिक स्थिति, समाज, उनकी कला और संस्कृति और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो है उनका केंद्रीय प्रशासन, मतलब उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत वो मुख्यतः उनका प्रशासन जो था वो केंद्रीय ही था, मतलब कि पूरा का पूरा साम्राज्य एक सेंटर में, एक राजधानी के अंतर्गत, एक राजा के अंतर्गत ही चलता था। मतलब पूरे साम्राज्य में क्या होगा उसके पूरे निर्णय एक शासक ही लेता था। राजा ही प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था, मतलब राजा ही मुख्य होता था और सब उसके अंतर्गत काम करते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 तत्व हैं। क्या क्या तत्व थे राज्य के 7 तत्व? सबसे पहले तो राजा, जो कि उसका केंद्र बिंदु होता था। राजा की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री हुआ करते थे, जिनकी संख्या 16, 18, 20 ऐसे हुआ करती थी। उसके बाद जनपद होते थे। जनपद मतलब साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांटा गया था, तो वो भी उसके अंतर्गत आएंगे। दुर्ग होता था, मतलब किला। जितने भी मुख्य नगर थे उनको किलेबंद किया गया था, मतलब जो राजधानियां थी। कोष मतलब जहाँ धन संचय होता था। राज्य का जितना भी धन था वो एक कोष में संचय किया जाता था और उसके लिए भी विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उसके बाद सेना, जल सेना, थल सेना, पैदल सेना, गज सेना, रथ सेना, तो ये सब इसके अंतर्गत आते थे। उसके बाद आता है मित्र मतलब वो देश जिनके साथ साम्राज्य के अच्छे संबंध थे, जो हमारे मित्र थे, जो साम्राज्य के मित्र थे, मतलब राजा के मित्र थे, तो वो सब इसके अंतर्गत मित्र देश आते थे। अब आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है ये साम्राज्य की बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग था। ठीक है, राजा की सहायता करना इनका मुख्य काम होता था। इनकी संख्या होती थी 12, 16 या 20 और इसमें युवराज, पुरोहित और सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, और कुछ अन्य मंत्री भी हुआ करते थे। मुख्यमंत्री और पुरोहितों के लिए जो है एक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जिसके अंतर्गत उनकी परीक्षा ली जाती थी और उन्हें इस तरह से नियुक्त किया जाता था, जिसे उपधा परीक्षा कहा जाता था। तो ये उस समय के आईएएस थे, इस तरह आप कह सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए आईएएस की नियुक्ति की जाती है यूपीएससी एग्जाम के जरिए, उसी तरह से उस समय उपधा परीक्षा के जरिए इन मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति की जाती थी या अमात्यों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो उस समय कुछ मुख्य अधिकारी थे। कुछ मुख्य अधिकारी कौन कौन से थे? उसमें पहला जो था वो था सन्निधाता। सन्निधाता जो होता था वो कोष का अधिकारी था। कोष मतलब जो जहाँ पे सारा राजस्व जमा होता है। ठीक है, पूरे साम्राज्य से जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो जाके कोष में जमा होता था और उससे ही सबको सैलरीज वगैरह दी जाती थी या पूरे प्रशासन का खर्च चलाया जाता था। ठीक है, तो ये सब जो है ये सन्निधाता के कंट्रोल में रहता था। कोष का अधिकारी था सन्निधाता। संहर्ता कौन था? जो कि सारा का सारा राजस्व पूरे राज्य में से कलेक्ट करके लाता था। मतलब उसके अंतर्गत कई अधिकारी होते थे जो कि राजस्व कलेक्ट करते थे और सन्निहर्ता के जरिए ये कोष में दिया जाता था, जिसका अध्यक्ष था सन्निधाता। तो समहर्ता जो है राजस्व उगाही करने वाले व्यक्ति को समाहर्ता कहा जाता था। व्यवहारिक कौन होते थे? ये जैसे अभी जजेस नहीं होते हैं कोर्ट्स में, उस तरह से ये लोग उस समय भी कोर्ट में जज हुआ करते थे। तो उसमें जो सिविल कोर्ट था, सिविल कोर्ट के जज को व्यवहारिक या धर्मस्थ कहा जाता था। ठीक है, ये सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे। और दूसरा होता था प्रदेष्टा। प्रदेष्टा क्या होता था? वो कंटक शोधन न्यायालय मतलब क्रिमिनल कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता था। तो इस तरह से सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट अलग अलग थे और दोनों के न्यायाधीशों को भी अलग अलग रखा गया था, व्यवहारिक और प्रदेष्टा। उसके बाद है धम्म महामात्र।
धम्म महामात्र कौन थे? अशोक द्वारा स्थापित एक नया पद था, मतलब ये पद पहले नहीं था। धर्म महामात्र का पद अशोक ने लाया, क्योंकि अशोक ने जब धम्म की स्थापना की तो अधम्म को प्रचार करने के लिए जो है एक धम्म महामात्रों की आवश्यकता पड़ी, तो उसने ये नया पद बनाया धम्म महामात्र। तो उसके अंतर्गत क्या था उनका काम? वो धम्म का प्रचार करते थे और प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। मतलब अशोक ने एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की थी, तो उसके अंतर्गत ये धम्म महामात्र जो है प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। राष्ट्रीय कुमार या राजुक जो या आर्यपुत्र जो होते थे, राष्ट्रीय कुमार या आर्यपुत्र, ये क्या होते थे? ये जो पूरा साम्राज्य 5 क्षेत्रों में 5 भागों में बटा हुआ था, उस अलग अलग भाग के जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, मतलब प्रशासक होते थे। ठीक है, ये लोग उन राज्यों का प्रशासन देखते थे। तो 5 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था। जैसा कि जब अशोक था तो बिंदुसार के समय में उसे उज्जैन में, मतलब अवंती के क्षेत्र में उसे प्रशासन देखने के लिए वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये उस समय उसी तरह से था। प्रादेशिक कौन होते थे? ये जिलाधीश होते थे। एक एक जिला को, एक एक प्रोविंस को जो हेड होता था उसे प्रादेशिक कहा जाता था। राजुक कौन होता था? ये एक पटवारी की तरह काम करता था, जो भूमि का सर्वेक्षण भी करता था और निरीक्षण भी करता था। ठीक है, ये एक पटवारी की तरह कार्य करता था और ये प्रादेशिक के अंडर में काम करता था, भूमि का सर्वेक्षण करता था और निरीक्षण करता था। युक्त कौन होता था? जिला स्तर पर राजस्व का अधिकारी जो होता था उसे कहा जाता था युक्त। तो जिला स्तर पर जो राजस्व उगाही करते थे, राजस्व का अधिकारी होते थे, उन्हें युक्त कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी होता है उसका नाम दिया गया था तीर्थ। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक में जो बताया गया है कि जो सबसे शीर्ष में अधिकारी होते थे उसको तीर्थ कहा जाता था, और इस उन्हें महामात्र भी कहा जाता था। तो जो अशोक ने जो धम्म महामात्रों की स्थापना की थी तो ये भी उसी तरह से थे। तो इस तरह से कुछ शीर्षस्थ अधिकारी होते थे जिन्हें महामात्र कहा जाता था, और इनकी संख्या होती थी 18। जासूसों को अर्थशास्त्र में चर कहा गया है। ठीक है, जो जासूसी करते थे उन जासूसों को चर कहा जाता था। इसके अलावा कुछ और नाम है जो आप याद रख सकते हैं। गोप जो होता था ये लेखा जोखा रखने का काम करता था, जैसे अभी जो है जो लेखा जोखा करने के जो मुनीम होते हैं इस तरह से। लेकिन ये गोप जो होता था ये 10 गाँव का मुखिया होता था और ये लेखा जोखा रखने का काम भी करता था। नागरिक कौन होता था? नगरक होता था, शहर के प्रशासन का दायित्व तो इसके ऊपर होता था। तो बड़े बड़े जो नगर होते थे उन नगरों में एक नागरक रखा जाता था जो कि इन नगरों का प्रशासन देखता था। और एक था अच्छपटाला। अच्छपटाला कौन था? लेखापाल होता था। ठीक है, जो लेखा जोखा रखता था उसको अच्छपटाला कहा जाता था। सीताध्यक्ष कौन था? सीताध्यक्ष होता था जो कृषि का प्रमुख होता था, मतलब कृषि भूमि का जो प्रमुख होता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। उस समय जो कृषि भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो जो सरकारी कृषि भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था और उसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। पण्याध्यक्ष कौन होता था? वाणिज्य का होता था। ठीक है, पण्याध्यक्ष जो नाम आया है वो है पण से। पण मतलब उस समय जो करेंसी चलती थी उसका नाम था पण, तो उसी के नाम से आया पण्याध्यक्ष। तो जो वाणिज्य को या कॉमर्स को जो देखता था उसको बोलते थे पण्याध्यक्ष। पटवाध्यक्ष कौन था? जो माप तौल की प्रणाली का अध्ययन करता था, माप तौल की प्रणाली को जो देखता था, माप तौल की प्रणाली किस प्रकार से लागू करनी है, कैसे चलानी है, इसका जो अध्ययन करके उसके बाद फिर उसको उस हिसाब से समझ के लागू करता था, उसे कहते थे पटवाध्यक्ष। ठीक है, संस्थाध्यक्ष कौन था? बाजार का जो अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष नौका परिवहन का अध्यक्ष जो शिप्स का मैनेजमेंट करता था। शुल्काध्यक्ष टोल संग्रह करता था। तो जैसे ही कोई कुछ सामान जो है नगरों में जब बिक्री होने के लिए आता था तो उनसे टोल संग्रह किया जाता था, तो उस टोल को कलेक्ट करने का काम था शुल्काध्यक्ष का। और अकाराध्यक्ष कौन था? खानों का जो अध्यक्ष होता था। और लोहाध्यक्ष लोहे का जो अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो ये कुछ इसमें जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे गोप है, सीताध्यक्ष है, उसके बाद पण्याध्यक्ष है, राजुक है, राष्ट्रिक या कुमार या आर्यपुत्र है, प्रादेशिक है, धम्म महामात्र है। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन्निधाता है और समाहर्ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। अब आते हैं हम प्रांतीय प्रशासन की ओर। तो वहाँ हमने जो भी अधिकारियों के नाम पढ़े थे उन सब के बारे में यहाँ आपको कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो प्रांतीय प्रशासन, प्रांत 5 भागों में बटे हुए थे, मैंने उस स्लाइड में ही बताया था कि पहला था उत्तरापथ। उत्तरापथ मतलब उसकी राजधानी थी तक्षशिला और ये उत्तरी प्रांतों को मिलाकर उत्तरापथ बनाया गया था। ठीक है, दूसरा है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन और ये पश्चिमी प्रांतों का गढ़ था, मतलब पश्चिमी प्रांतों को मिलाकर अवंती राष्ट्र बनाया गया था जिसकी राजधानी थी उज्जैन। प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्राची जो है पूर्वी और मध्य प्रांत को मिलाकर प्राची बनाया गया था और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी थी तोशाली और ये पूर्वी प्रांतों को मिलाकर बनाया गया था। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी और ये दक्षिण के प्रांतों को मिलाकर बनाया गया था।
इसके अलावा प्रशासनिक इकाइयाँ भी थी। इसमें पहला था चक्र। चक्र प्रांत को कहा जाता था, या आपने जो ऊपर 5 प्रांत देखे इनको चक्र कहा जाता था। और चक्र का जो अध्यक्ष होता था उसको राष्ट्रिक या कुमार कहा जाता था। तो हमने पिछले स्लाइड में ही बताया कि राष्ट्रिक कुमार या आर्यपुत्र जो होते थे वो प्रांतों के प्रशासक होते थे। तो जो चक्र का प्रशासन देखता था उसे राष्ट्रिक या कुमार कहा जाता था। दूसरा है अहर या वैश्य। वैश्य या विषय या विष बोल सकते हैं। तो उसका जो प्रमुख होता था प्रादेशिक या राजुक। संग्रहण जो है 10 गांव का क्षेत्र होता था, उसके हेड को कहा जाता था गोप। तो वो भी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। गोप जो होता था वो 10 गांव का प्रमुख होता था और वो लेखा जोखा का काम मतलब अकाउंट्स का काम भी करता था। ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई थी और उसका जो हेड होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र का प्रशासक पुष्यगुप्त था, जो कि एक वैश्य था। ठीक है, तो उस समय ऐसा जरूरी नहीं था कि जो प्रशासन में अधिकारी बैठे हुए सभी क्षत्रिय ही हों, वैश्यों को भी काम दिया जाता था। उस समय वर्ण व्यवस्था इतनी रिजिड नहीं थी, दूसरों को भी काम मतलब दूसरे वर्ण के लोगों को भी उनके काम के अनुसार जो है अलग अलग पदों पर बैठाया जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का जो प्रशासक था वो पुष्यगुप्त एक वैश्य था। और अशोक के काल में क्या हुआ था, वो राष्ट्र जो वो जगह थी वो यवन राजा के हाथ में आ गई थी। यवन राजा, उसमें जो उसका अध्यक्ष था वो था तुषास्प। ठीक है, तुषास्प उसका नाम था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था और विषय का जो अधिकारी होता था उसे विस्पति कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। अब आते हैं नगर प्रशासन की ओर। तो मौर्य साम्राज्य में कई बड़े बड़े नगर थे। उसमें सबसे प्रमुख जो नगर था वो था पाटलिपुत्र। तो कौटिल्य ने बताया है अपने अर्थशास्त्र में कि नगर या नगर अधिकारी होता था जो है वो नगर का प्रशासन देखता था। तो उसके बारे में अर्थशास्त्र में एक विस्तृत विवरण दिया हुआ है। मुख्य कार्य इसका था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, जो कि नॉर्मल आजकल के नगरों में क्या होता है, डीएम का ये काम होता है। उसी तरह से उस समय जो नगरक होता था जो नगर में लॉ एंड ऑर्डर को या कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। मेगास्थनीज ने इंडिका में 5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया है। तो इन समितियों के अंतर्गत इनका काम क्या होता था। पहली समिति थी जो उद्योग को देखती थी, मतलब जितने उद्योग हैं उनको मैनेज करना। विदेशियों के लिए मनोरंजन का कार्य दूसरी समिति करती थी। जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखती थी एक तीसरी समिति होती थी। हर समिति में 5 सदस्य थे। व्यापार और वाणिज्य के लिए चौथी समिति थी। उत्पादित वस्तुओं की बिक्री कैसे करनी है उसका वो 5वीं समिति थी। और बिक्री कर कलेक्ट करने के लिए अलग समिति थी। और बिक्री कर उस समय मुख्यतः क्रय मूल्य का 1/10 भाग होता था। ठीक है, मतलब जो वस्तु का मूल्य है उसका 1/10 भाग बिक्री कर के रूप में ले लिया जाता था। और हाँ, बिक्री कर जो है इसको अगर कोई छुपाता था तो उसे मृत्युदंड का प्रावधान था। अब जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेना। जो मौर्यों की सेना थी वो नंदों की सेना से लगभग 3 गुना थी। इनकी सेना बहुत ही विशाल थी, ऐसा ग्रीक इतिहासकारों का कहना है। उन्होंने इतनी विशाल सेना का विवरण दिया है कि मौर्यों की सेना बहुत ही ज़्यादा विशाल थी। और ये नंद वंश की सेना जो महापद्मनंद था उसकी सेना की 3 गुनी थी। तो इस तरह से इनकी एक विशाल जल सेना और थल सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना का दायित्व 30 सदस्यों की एक बोर्ड द्वारा होता था, जिसमें 5 सदस्यीय समितियां होती थी। यहाँ भी 30 सदस्य हैं जिसका एक बोर्ड बना हुआ है, जिसमें कि 6 समितियां हैं, जिसमें हर एक समिति में 5 सदस्य हैं। तो पहली जो समिति है वो देखती थी पैदल सेना का पूरा मैनेजमेंट करती थी। दूसरी जो समिति है वो अश्वारोही सेना के बारे में देखती थी। तीसरी समिति है वो गज सेना को देखती थी। गज सेना मतलब हाथियों की सेना। मैंने पहले ही बताया था कि जो मगध एम्पायर के किंग्स थे यही सबसे पहले थे जिन्होंने हाथियों का उपयोग किया था। तो इसलिए इनकी सेना में हाथियों का उपयोग बहुत ही व्यापक रूप में देखा गया हमेशा ही। तो इस तरह से मौर्य काल में भी एक बड़ी सी गज सेना थी। उसके अलावा रथ सेना थी, जल सेना भी थी, और यातायात और रसद के लिए भी एक अलग समिति बनाई गई थी जो सेना का यातायात देखती थी कि मतलब ये सेना कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और उनकी रसद मतलब उनके खान पान की व्यवस्था के लिए भी ये जिम्मेदार होती थी। मतलब ये लोग उसका मैनेजमेंट करते थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व जो करता था उसे नायक कहा जाता था। ठीक है, जो सेना नायक होता था वो सेना का युद्ध में नेतृत्व करता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था। 2 प्रकार के गूढ़ पुरुष होते थे। गूढ़ पुरुष मतलब गुप्तचर। गुप्तचर जो मतलब जाते थे और जाके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते थे और
राजा को देते थे, तो इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो इस तरह की संस्थाएं दो प्रकार की थी। पहली थी स्थानीय गुप्तचर, जो कि एक स्थान पर रह के काम करते थे, उनको संस्था कहा जाता था। और दूसरे थे संचारी गुप्तचर, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाके वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाके राजा को देते थे। ठीक है, गुप्तचर विभाग का जो हेड होता था उसे महामात्य सर्प कहा जाता था। तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें महामात्र होते थे, जो कि 18 लगभग होते थे, और उनमें अलग अलग को अलग अलग काम दिया गया था। तो जो गुप्तचर विभाग का महामात्र होता था उसे महामात्र सर्प कहा जाता था। अब आते हैं इनकी आर्थिक स्थिति की ओर। मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन इतना एलोबरेट था, वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया है, लगभग उसके सारे टॉपिक्स डिस्कस हो गए, और इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इतना तो कंफर्म है। अब आते हैं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन की ओर। तो मौर्यों की इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी थी, इकोनॉमिक दृष्टि से ये लोग काफ़ी संपन्न थे। सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन राज्य द्वारा किया जाता था, मतलब कि राजा जो केंद्रीय सत्ता थी, सारी आर्थिक गतिविधियों का संचालन वही करती थी, और बाकी सब लोग उसके अंडर में काम करते थे। कर जो है कुल उपज का 1/4 से 1/6 लिया जाता था। ऐसा इस तरह से लिया जाता था कि भूमि की गुणवत्ता को देखकर, जो उस समय पटवारी होता था, मतलब राजुक होता था, वो भूमि को जो है ये देखता था कि भूमि किस प्रकार की है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके हिसाब से कर लिया जाता था 1/4 या 1/6 भाग। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 1/10 भाग लिया जाता था। ये तो मैंने पिछले स्लाइड में ही बता दिया है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 1/10 भाग ले लिया जाता था। सिंचाई सुविधाओं के लिए भी राज्य में सिंचाई कर लगाया जाता था। ठीक है, सिंचाई सुविधाओं के लिए राज्य में सिंचाई कर लगाया जाता, मतलब क्या होता था कि उस समय कृषि युक्त भूमि बहुत सारी थी। ठीक है, लेकिन वो भूमियों का क्या था कि वो भूमि जंगलों से ढकी हुई थी, या तो जो है ये सरकारी भूमियाँ होती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इन भूमियों को मुक्त कर दिया, और इन भूमियों को क्लियर करा के और उन पर खेती करवाई। तो क्या हुआ, जो भी बंधुआ मजदूर थे या इस तरह से जो काम करते थे दूसरों की भूमि में, उनको ये भूमि दे दी गई, और उस पर ये लोग कृषि करने लगे। तो इनकी इस तरह से इनकी कृषि को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, बहुत ज़्यादा उन्नत हो गई इनकी कृषि, और इस कृषि के उन्नत होने की वजह से इनका व्यापार उन्नत हुआ और पैसे आए, और जब पैसे और ज़्यादा आए तो इकोनॉमी डेवलप हुई, इकोनॉमी डेवलप हुई तो सेना बड़ी हुई और सबको सैलरीज मिलने लगी, सेना बड़ी हुई तो साम्राज्य बड़ा हुआ, और ज़्यादा ये लोग युद्धों में जीतने लगे, और ज़्यादा साम्राज्य मजबूत होता चला गया। जो भी चीज़ें बाहर से नगर में बेचने के लिए आती थी उस पर टोल टैक्स लगता था। खादान, वन विभाग, नमक, मदिरा का विक्रय, हथियारों का उत्पादन, ये सब पर राज्य का एकाधिकार था। मतलब कि इससे जितना भी टैक्स कलेक्ट होकर आता था और इसके बारे में जो भी निर्णय लेना होता था वो स्वयं राजा ही लेता था। गोरखपुर का सागौरा अभिलेख और बांग्लादेश का महास्तान या बोगरा अभिलेख, यह हमें बताता है कि अकाल या दुर्भिक्ष के समय में जो है मौर्य काल में बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए गए थे। मतलब कि ये लोग प्रजा के लिए बहुत ही कार्य करते थे, मतलब प्रजा पे अत्याचार नहीं करते थे मौर्य शासक। महत्वपूर्ण बंदरगाह उस समय थे भड़ौच या भारूकच्छ और सुपरा, जो कि पश्चिमी तट पर है। ये दो बंदरगाह पश्चिमी तट के थे, और पूर्वी तट के एक बंदरगाह जो उस समय प्रमुख था वो था ताम्रलिप्ति, जो अभी बंगाल का तामलुक है। ठीक है, जो बंगाल का अभी तामलुक है वही ताम्रलिप्ति बंदरगाह पहले हुआ करता था, जो कि पूर्वी तट में था, जहां से मौर्य काल में व्यापक पैमाने पर व्यापार किया जाता था। मौर्य काल में जो सिक्के चलते थे वो आहत सिक्के होते थे। ठीक है, मतलब सिक्कों पर स्टैंप करके उनको चलाया जाता था, और वो सिक्के मुख्यतः चांदी के होते थे। तो चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, और वो आहत सिक्के होते थे, और उस समय जो सिक्के थे उनको पण कहा जाता था। ठीक है, उनका नाम होता था पण। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जैसा मैंने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य उसने कई बहुत सारी सरकारी भूमि जो है लोगों में बांटी थी, बहुत सारी सरकारी भूमि को खाली करवाया था, और उसको उसका लोगों के बीच में, उसके बंधुआ मजदूरों और जो नॉर्मल जनता है उन सब के बीच में उसको बंटवाया था, जिससे क्या हुआ था कि खेती में बहुत ही उन्नति हुई थी, और अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। तो जो सरकारी भूमि थी उसे सीता कहा जाता था, और अच्छी खेती जहाँ पे होती थी उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। अब आते हैं मौर्यों के समाज की ओर। तो मौर्यों का जो समाज था इसमें वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल ही नया रूप देखा गया। ठीक है, जो कि वैदिक काल से बिल्कुल अलग था। वैदिक काल में 4 वर्ण थे, 4 वर्ण अपना अपना काम करते थे, और शूद्रों को सबसे निम्न समझा जाता था। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है कि शूद्र जो है वो आर्यों का ही कुल है। ठीक है, शूद्रों को आर्यों का ही कुल माना गया, और उन्हें म्लेच्छ या अनार्यों से बिल्कुल अलग कर दिया गया। मतलब जो अनार्य जिनको माना जाता था उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था, और वो नगर से बाहर रहते थे।
इसके अलावा जो शूद्र होते थे उनको आर्यों का ही कुल माना गया और उन्हें समाज में वो निम्न स्थान से हटा दिया गया। वैश्यों और शूद्रों के बीच का अंतर कम हुआ। वैश्य व्यापार की ओर बढ़े तो शूद्र जो है कृषि और शिल्पकारिता की ओर बढ़े। ठीक है, तो शूद्र सिर्फ सेवा के काम के लिए नहीं रह गया, उन्होंने कृषि और शिल्पकारिता को भी अपनाया। तो इस प्रकार वैश्यों और शूद्रों के बीच का जो डिफरेंस था वो कम हो गया। मेगास्थनीज में बताया है कि मौर्य समाज जो था वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। 7 वर्गों में जो पहला वर्ग था वो था दार्शनिकों का, फिर कृषक, फिर सैनिक, चौथा था पशुचारक और शिकारियों का, पांचवा था व्यापारी और शिल्पियों का, छठा था निरीक्षक का और पांचवा था मंत्रियों का। ठीक है, तो इस तरह से समाज में 7 वर्ग हुआ करते थे। ये किसने कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है अपनी पुस्तक इंडिका में। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जितने भी 7 वर्ग हैं, ये वर्ग जो है ये जातियों के आधार पर नहीं है, जन्म के आधार पर नहीं है, जबकि ये आर्थिक आधार पर है, ये किसी सामाजिक आधार पर नहीं है। मतलब जो जिस तरह से काम कर रहा है उनके काम के आधार पर ये वर्ग लाए गए हैं। तो आर्थिक आधार पर ये वर्ग बनाए गए, न कि सामाजिक आधार पर। मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, लेकिन मेगास्थनीज को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उस समय वेस्टर्न वर्ल्ड में जो दास प्रथा थी वो बहुत ही क्रूर थी। ठीक है, लेकिन इस समय भारत में क्या हुआ था? भारत में जो दास प्रथा थी वो इतनी क्रूर नहीं थी और उसमें क्या किया गया था? उसमें राज्य द्वारा उसे एक प्रमाणिक संस्था घोषित कर दिया गया था। ठीक है, मतलब उसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया था राज्य के द्वारा दास प्रथा को। इसलिए मेगास्थनीज ने ऐसा कहा है कि दास प्रथा उस समय नहीं थी, लेकिन दास प्रथा थी, लेकिन उतनी क्रूर नहीं थी जितनी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में थी, जैसा कि मेगास्थनीज जानता था। तो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पश्चिमी देशों की तरह एक कानूनी रूप यहाँ पे नहीं था उसका। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कौटिल्य के अनुसार औरतों को विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह का अधिकार था। ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्रियों को विवाह विच्छेद या पुनर्विवाह करने का पूरा अधिकार था। इसका मतलब स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। राजा के अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों की ही नियुक्ति की जाती थी। मतलब राजा जब भी बाहर निकलता था तो उसके चारों तरफ स्त्रियां होती थी जो उसकी रक्षा करती थी। तो अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी। स्त्रियां इसके अलावा जासूसी का और अन्य भी बहुत सारे कार्य करती थी। उस समय स्वतंत्र वेश्यावृत्ति भी फैली हुई थी। तो जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करती थी उन महिलाओं को, उन औरतों को कहा जाता था रूपा जीवा। ठीक है, तो एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है रूपा जीवा कौन थी? तो वो जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करती थी उन महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। किस समय? मौर्य काल में। अब आते हैं मौर्यकालीन कला की ओर। तो मौर्यकालीन कला में जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग जानते हैं वो है स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख और शिलालेख। इसके अलावा इन लोगों ने जो है स्तूप भी बनाए, मौर्य शासकों ने स्तूप बनाए, केव इंस्क्रिप्शंस बनाए, गुफाओं में इंस्क्रिप्शंस बनाए। तो ये सारे आप देख पा रहे हैं, ये एक स्तंभ है, ये सांची का स्तूप है और ये लोमेश ऋषि की गुफा है जो कि आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तो अब आते हैं इसके डिटेल्स पे। आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि मौर्य कला जो है वो 2 भागों में थी उस समय। ठीक है, पहला है राजकीय दरबारी कला, दूसरी है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें मुख्य है चंद्रगुप्त मौर्य का राजकीय भवन जो कि कुमारहार पटना में मिला है। ये राजकीय भवन अभी पूरी तरह से वैसा नहीं मिला है, लेकिन इसके जो है अलग अलग इसके पत्थर के स्तंभ मिले हैं और वुडन फ्लोर मिला है, जिससे पता चलता है कि ये महल जो है लकड़ी का था। और ये स्तंभ 80 हैं, तो 80 स्तंभों का एक महल बड़ा सा मिला है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य भवन था। पाटलिपुत्र नगर और अशोक के स्तंभ, गुफाएं, स्तूप, ये सब चूंकि राजाओं ने बनवाए थे इसलिए इनको राजकीय या दरबारी कला कहा गया है। उसके अलावा लोक कलाएं भी थी जो उस समय लोग थे उन्होंने ये सब बनाए थे। ठीक है, तो यक्ष यक्षिणी जो है उनके चित्र, परखम का यक्ष और विदिशा का, बेसनगर का यक्षिणी का चित्र इसमें प्रमुख है। तो ये जो है मथुरा में परखम का यक्ष का चित्र और बेसनगर या विदिशा का यक्षिणी का चित्र, ये इसके अंतर्गत आएंगे जो लोक कलाओं में आते हैं। इसके अलावा टेराकोटा की वस्तुएं और मैंने जो बताया था ब्लैक कलर की पॉलिश्ड बर्तन ये लोग इस्तेमाल करते थे, मृद भांडों का इस्तेमाल करते थे, तो वो सब भी इसके अंतर्गत आएंगे। पत्थरों का उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया, किसने? मौर्यों ने, और मुख्यतः उसमें अशोक ने। तो इन लोग जितनी भी चीज़ें इन लोगों ने बनाई वो पत्थरों की बनाते थे। पत्थरों मतलब अशोक ने शिलालेख जितने बनाए वो उन्होंने पत्थरों पर लिखवाए। उसका जो स्तंभ लेख बनाए वो भी मोनोलिथिक थे, मतलब एक पत्थर पे पॉलिश करके वो इस पर कुछ लिख के और वो स्तंभ लेख बनाए गए थे। और स्तंभों के ऊपर एक पोडियम के ऊपर एक प्रतिमा बैठाई जाती थी जो कि या तो शेर की थी या तो सांड की होती थी। पत्थरों के स्तंभ के अवशेष का 80 पिलर का हॉल प्रमाण देता है पटना के निकट कुम्हारहार में था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजकीय भवन मिला है, ये उसकी बात कर रहे हैं। प्रस्तर स्तंभ मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ और सांची का जो स्तंभ है ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है सारनाथ का स्तंभ, जिसका ऊपरी भाग है लायन कैपिटल जिसमें 4 शेर हैं और उसे हमने अपने राष्ट्रीय एम्ब्लेम में लिया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
तो इसको हमने उस समय अपने राष्ट्रीय एम्ब्लेम में ले लिया। ये था ये 4 शेरों का जो प्रतीक है, इसमें अशोक चक्र भी बना हुआ है और ये हमारे इसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो ये हमारे राष्ट्रीय एम्ब्लेम में आया है और ये सत्यमेव जयते वर्ड मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय एम्ब्लेम लिया गया है, ये लिया गया है सांची के स्तूप से, ये लिया गया है सारनाथ के पिलर इंस्क्रिप्शन से, सॉरी। रामपुरवा में भी एक सिंह स्तंभ है और सांड का स्तंभ है। लौरिया नंदरगढ़ में एक सिंह स्तंभ है। तो बहुत सारे स्तंभ इन लोगों ने बनवाए थे मौर्य शासकों ने, उसमें मुख्य था अशोक। कालसी और धौली में भी हाथी की कलाकृतियां मिली हैं। गुफाओं में भिक्षुओं के रहने के लिए बनाया गया था, गुफाओं में भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान बनाया गया था। तो उसमें मुख्य है बराबर की गुफाएं, जिसमें सुदामा, कर्ज, चौपर और ऋषि लोमेश की गुफाएं जो है प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो नागार्जुनी गुफा है ये भी प्रसिद्ध है। तो ये सब कहाँ है? गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। कौन कौन सी? बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी गुफाएं। बराबर की गुफाओं में मुख्य है सुदामा, कर्ज, चौपर और ऋषि लोमेश की गुफा। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये है ऋषि लोमेश की गुफा का एंट्री गेट। पूरे राष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर स्तूप बनाए गए जिसमें बुद्ध के अवशेषों को रखा गया, जैसे सांची और भारहूत का स्तूप। तो सांची का स्तूप बनाया था सम्राट अशोक ने। तो अलग अलग स्थानों पर इन लोगों ने स्तूप बनवाए और स्तूप पे बुद्ध के अवशेषों को रखा गया। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर। तो मौर्य साम्राज्य बहुत ही फला फूला, बहुत ही विकसित था, तो इसका पतन भी वैसे ही हुआ। और पतन में कोई बाहरी कारण नहीं था, इनके पतन में जो कारण था वो उनके आंतरिक कारण थे। मौर्य काल जब भी था पूरा 137 वर्षों तक मौर्य शासन चला, लेकिन 137 वर्षों में मौर्य साम्राज्य बाहरी कारणों की वजह से कमजोर नहीं पड़ा। इसके कमजोर होने के पीछे इसके आंतरिक कारण ही थे। तो उसमें मुख्य क्या क्या था यहाँ पे हम देखेंगे। पहला है केंद्रीकृत शासन, जो कि बताया है रोमालिया थापर ने। तो रोमालिया थापर एक इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है कि केंद्रीकृत शासन जो था वो मौर्यों के पतन के पीछे बहुत बड़ा कारण था। तो केंद्रीकृत शासन के अंतर्गत क्या है? केंद्रीकृत शासन के अंतर्गत ये है कि पूरा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, उत्तर में कश्मीर अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में आपका कर्नाटक तक, मैसूर तक, उसके बाद फिर इधर पूरा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पूरा अफगानिस्तान का एरिया जो है, पूरा पाकिस्तान का एरिया, ये सब मिलाकर इतना बड़ा साम्राज्य, और इसको क्या किया? सिर्फ एक केंद्र के हाथ में दे दिया। तो इस तरह से जब एक केंद्र के शासक था तो ये पूरे साम्राज्य को एक साथ अच्छे से नहीं देख पा रहा था, तो पूरे साम्राज्य को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था साम्राज्य की विशालता के कारण। तो ये केंद्र के शासन भी इनके कमजोर होने के पीछे बहुत बड़ा कारण बना। अशोक की शांतिवादी नीतियां भी कारण मानी गई हैं, ऐसा कहा है एस.सी. रायचौधरी ने। तो एस.सी. रायचौधरी एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि अशोक की जो शांतिवादी नीति थी ये भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी, क्योंकि अशोक ने युद्ध करने से मना कर दिया था। अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया, कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध किया ही नहीं, और उसने क्या किया? सब देशों में शांति दूत भेजे। तो ये जो शांति का परचम लहराया था अशोक ने, ये अशोक के समय तक ही रहा। उसके बाद जो शासक आए वो शासक इसको आगे नहीं ले जा सके, और इस प्रकार से जो दूर दूर के क्षेत्र थे वहाँ पे विद्रोह उत्पन्न हुआ और वो आज़ाद हो गए, मतलब स्वतंत्र हो गए। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। तो जो अशोक था, अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तो बौद्ध धर्म को इतना प्रोत्साहन देने के कारण ये ब्राह्मणों को बुरा लगा, तो इस पर ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी आई। और फिर आया पुष्यमित्र शुंग, जिसने इसके बाद मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की, वो भी एक ब्राह्मण ही था। मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब केंद्र से ही सारा शासन देखा जाएगा तो दूर के क्षेत्रों में क्या होगा? विद्रोह होंगे और वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का विभाजन शुरू हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य दो भागों में बट गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो ये जो दो भागों में बट गया, उसके बाद फिर और छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया। फिर बाहरी आक्रमण हुए, उससे भी मौर्य साम्राज्य और छोटा होता चला गया। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे विभाजन होता चला गया और मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया। परवर्ती शासक निर्बल थे। जो परवर्ती बाद में जो शासक आए अशोक के बाद, उनमें इतना दम नहीं था, वो लोग इतना युद्ध कौशल में इतने निपुण नहीं थे, और इस तरह से क्या हुआ? प्रशासन की भी उनको उतनी समझ नहीं थी। तो इस तरह से ये साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। इस साम्राज्य पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा। आर्थिक दबाव इस तरह से बढ़ा कि इतना बड़ा साम्राज्य था, तो इतने बड़े साम्राज्य में इतनी बड़ी जनता को और इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, और धन के लिए क्या हुआ? धन के लिए कर लिया जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे साम्राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। तो आर्थिक दबाव बढ़ने के कारण भी धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। दक्षिण पश्चिम सीमांत पर ध्यान न देना।
तो जब शासन केंद्र में होगा, पाटलिपुत्र में शासन कर रहे थे, तो पाटलिपुत्र में शासन करते वक्त दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों पर ये ध्यान नहीं दे पाए। मौर्य शासक जो थे दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम के जो क्षेत्र थे वो स्वायत्त होने लगे और धीरे धीरे पृथक हो गए, और उन पे जो है बाहरी आक्रमण जब हुए तो वो क्षेत्र जो है दूसरे आक्रमणकारियों ने उनको जीत लिया। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। लगभग मौर्य साम्राज्य के मैंने सारे ही टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, और इससे बाहर एग्जाम में तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कीजिए और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब आते हैं आज के क्विज़ की ओर। तो आज के क्विज़ में जो पहला प्रश्न है वो है, मौर्य काल में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था, मतलब क्या कहलाता था। मौर्य काल में साम्राज्य को कितने चक्रों में बांटा गया था। मौर्य काल की मुद्रा क्या कहलाती थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। धम्म महामात्र का पद किसने शुरू किया। मौर्य काल में 2 बंदरगाह कौन कौन से, 2 मुख्य बंदरगाहों के नाम बताने हैं। विषय का प्रधान कौन था। 10 गांव का प्रमुख क्या कहलाता था। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। ये था आज का क्विज, उनके आंसर आप दीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आते हैं प्रीवियस लेक्चर के क्विज की ओर। तो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने क्विज पूछा था उसका जो पहला प्रश्न था वो था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार मौर्य समाज में कितने वर्ग थे। मुद्रा राक्षस किसने लिखी। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन किस शिलालेख में लिखा हुआ है, और किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक उल्लिखित किया हुआ है, और किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अब आते हैं इनके आंसर्स की ओर। तो जो प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस थे उसके आंसर सब देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय है राजनीति और प्रशासन। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। अशोक के अभिलेखों की खोज पाडेट्री फैंथलर ने की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन ये 13वें शिलालेख में है। मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों में हमें अशोक का नाम अशोक के रूप में उल्लेखित मिलता है। कौशाम्बी का अभिलेख जो है उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक। आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप जाके चैनल ज्वाइन कीजिए और PDF को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।